मॉर्निंग टीम में हम आज बात कर रहे हैं भोपाल के सबसे सफल और लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक अरविंद सक्सेना जी से। एक लोग भोपाल एसपी बनने के लिए कहाँ कहाँ से अप्रोच करते हैं, किस तरह की राजनीति करते हैं, कहाँ कहाँ से मतलब सोच सिफारिश लगाते हैं भोपाल एसपी की एक ऐसी क्रीम पोस्ट मानी जाती है। आपने उस पोस्ट को कई बार मना किया। सीएसपी आप रहे तो पूरा रिकॉर्ड कायम किया, एडिशनल एसपी रहे तो आपने रिकॉर्ड कायम किया, एसपी रहे तो भी रिकॉर्ड बनाए। एक एसपी की और एक पुलिस वाले की जो छवि होती है सर, वो एक अलग होती है। एक एसपी था, आप तो एसपी हैं रहे, हम थाना प्रभारी की बात करें, एक सिपाही की बात करें, तो लोग आम पब्लिक उनसे बात करने में घबराती है। लेकिन आपने उस रिवायत को, उस परंपरा को तोड़ दिया। आज जितना ईजिली देखते हैं हम लोग, एक आम जनता की, एक गरीब आदमी की आप तक जितनी ईजिली अप्रोच है, इतनी रीच है, वो अभी तक नहीं। एक संजीव सिंह साहब थे, एक हमारे एसपी रहे, काफ़ी उनसे भी बात हुई थी। वो जितने लोग भी थे, आज उसी मैयार पर आप खड़े नज़र आ रहे हैं। देखिए, जब मैं ओल्ड भोपाल में आया तो जैसा कि आपने बताया कि मैं आम जनता से बहुत मिलता हूँ। आम जनता से जब मैं मिला तो मैंने जो वर्तमान डीजीपी सर हैं सुरेंद्र सिंह सर का, उनका और संजीव सिंह साहब का बहुत नाम सुना। सुरेंद्र सिंह साहब के बारे में मुझे सभी आम जनता फीडबैक ही देती थी कि सर गली गली के विषय में जानकारी पूरी रखते थे और फिर पुलिस की प्लानिंग करते थे डिप्लॉयमेंट की। और इसी प्रकार से संजीव सिंह साहब के बारे में लोगों ने मुझे बताया कि जो उनकी कम्युनिटी पुलिसिंग वाला एस्पेक्ट था और किस ढंग से मतलब जो है हर धर्म के बीच किस तरह से हारमोनी रखी जाए, कम्युनल हारमोनी, उसके विषय में उनके बड़े हाई कंसेप्ट्स थे। तो मैंने इन दोनों के जो अधिकारियों के बारे में जो मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबल लोगों ने बताया, तो मैंने सोचा कि कुछ पार्ट तो मैं आत्मसात करूं। ये दोनों शख्सियत मतलब इतने हाई एस्टीम की हैं कि हम उनके बराबर नहीं जा सकते, लेकिन यदि उनके शेडो के रूप में भी काम कर लें और जो उन्होंने किया है इन्हें, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और ऐसे कठिन ओकेज़नों पे मैंने कोशिश की। जब मैं शुरू में आया तो मैं रात को करीब 1 बजे निकलता था और उस समय मैं सिविल में हो जाया करता था, इन्हें वर्दी बदल के अपने ऑफिस में, और अपने साथ मतलब जो है एक आध और लोकल आदमी रख लेता था। फिर हम लोग वहाँ गली गली घूमते थे, क्योंकि कुछ नए कंस्ट्रक्शन तो हुई हैं। तो 2.5 से 3 महीने मैंने ये कोशिश की कि मैं यहाँ की गली गली को मतलब जो है छान लूँ कि क्राउड किस प्रकार से मतलब जो है इकट्ठा हो सकता है, या सेंसिटिविटी के हिसाब से कहाँ कई बार पुलिस नहीं पहुँचेगी और आपस में क्लैश हो सकते हैं, पॉपुलेशन कहाँ कहाँ आमने सामने है। जैसा कि मैंने जो वर्तमान डीजी सर हैं उनके बारे में, जब वो दंगे के बाद आया और उन्होंने स्थिति को पूरा संभाला था, तो पूरे असेसमेंट्स किए थे, बहुत से अधिकारी जिसको बताते थे जो उनके साथ रहे थे। फिर जैसे संजीव सिंह साहब के बारे में लोगों ने बताया कि कई बार ऐसे मुद्दे आए इसमें, जब लोग आमने सामने आने की स्थिति हो गई, तो उनकी, चाहे वो हर मस्जिद हो चाहे हर मंदिर, तो साहब का मतलब जो वहाँ रेपो था, जो वहाँ के संचालक थे, चाहे मुइज़्ज़ीन हो, चाहे इमाम हो, चाहे मौलाना साहब हों, चाहे महंत जी हों, चाहे पुजारी जी हों, तो उनसे जो उनका पर्सनल इंटरेक्शन लेवल था वो बहुत हाई था। तो मैंने ये स्थापित करने की कोशिश की, सबके नंबर लिए। कई बार मैं बिना स्वार्थ के, देखिए होता ये है कि कई बार ऐसी घटनाएं जाती हैं तो स्वार्थ के लिए अफसर जो है फिर शरण लेते हैं या फिर उनसे जाके इंटरेक्शन करते हैं। मैंने आम दिनों में भी कोशिश की, यानी कि उनसे मेरा वार्तालाप बना रहे, संवाद बना रहे। तो उसका फ़ायदा निश्चित रूप से जिसको मुझे मिला, यानी ओल्ड भोपाल में। और अगर आप कम्युनिकेशन वहाँ रखते हैं तो बहुत बार जो समस्या है उसके आने के पहले ही आपको पता लग जाता है कि समस्या का स्वरूप क्या रहेगा और कौन उस समस्या को लीड करेंगे। तो अगर आपने पहले ही डील कर लिया और उन्हीं लोगों के पास जिम्मेदारी छोड़ी कि अब आप ही को पूरी हारमोनी मेंटेन करनी है और आप ही के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, समस्या ही आने वाली है नहीं, तो सब एकजुट हो जाते हैं। मैं आपको ये बात बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि 99% लोग सोसाइटी में चाहते हैं अमन और चैन रहे। 1% लोगों के कुछ अपने ऐसे स्वार्थ रहते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने की प्रवृत्ति रहती है, पर वो 1% लोग भी आपसे जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं जब वो देखते हैं कि आम आवाम 99% के लिए कोई निस्वार्थ काम कर रहा है। उद्देश्य यही है कि अमन चैन रहे सोसाइटी में, कहीं टर्बुलेंस क्रिएट ना हो। तो निश्चित रूप से वो 1% लोग भी जुड़ जाते हैं। मैं आपको बहुत मतलब ये तहे दिल से अपना मतलब बात को रख रहा हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत सी समस्याओं में मुझे हर पॉलिटिकल लीडर से, चाहे वो अभी जो वर्तमान पार्टी हो चाहे अपोजिशन हो, कई मुद्दों पे जब मैंने बताया है कि ये सर काम हम लोग बड़े हित के लिए कर रहे हैं, अच्छे हित के लिए कर रहे हैं, इसमें आपका जो इतना बड़ा ऑरा है, इतने उनको अगर हमको आपका समर्थन मिलेगा इसमें तो हम बेटर कर पाएंगे, तो उन्होंने निश्चित रूप से मुझे पूरा 100% कोऑपरेट किया।
और मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि जैसे जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सीनियर अफसर्स हैं, जब तक इक्वली आपको सपोर्ट सभी का नहीं मिलेगा तब तक आप लगातार बहुत अच्छी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और जो क्राइम कंट्रोल इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे। और ये आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं यदि आप संवाद में खुले हों, आपकी रेपो हो, और इसके अतिरिक्त मतलब जो है आपकी जनता में पहुँचो और आपको समस्याओं का सही स्वरूप मालूम हो। क्योंकि चाहे कोई भी सीनियर अफसर रहे या पॉलिटिशियंस रहे, उनके इतने सोर्सेस रहते हैं कि उन्हें हकीकत मालूम रहती है, और यदि आपने हकीकत उनसे बयान नहीं की तो उनका फिर कॉन्फिडेंस खो देंगे। लेकिन आम पब्लिक में यदि आपकी घुसपैठ है और आप 10 में से 9 बार उनके पास सही स्थिति बयां करने में सक्षम होंगे, तो निश्चित रूप से फिर ये स्थिति आती है यानी कि उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है आपके ऊपर कि नहीं, इस आदमी को जो है सिचुएशन की सही ग्रास्प है, सही असिसमेंट है, तो ही शुड बी हेल्ड। यानी जो ये चाहते हैं हम लोगों के लेवल पे तो उसको हेल्प कर दो। और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है यानी कि हमारे सीनियर अफसर्स हुए, चाहे पॉलिटिशियंस हुए, जर्नलिस्ट हुए, हर एंगल पे मतलब जो है सभी ने मुझे बहुत सहयोग किया। कई बार ऐसा हो जाता है कि घटनाएं हो जाती हैं, तो मैंने सभी से रिक्वेस्ट की कि इसको यार प्लीज़ अगर मेरे को एक दिन तक तुम लोग सपोर्ट कर दो यानी, तो अपन इसको भंडा फोड़ कर लेंगे कि पेपर में ही छप गया ये तो अपराधी भाग जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको 99% मुझे ऐसा सपोर्ट मिला कि उन्होंने कहा नहीं आज छापते सर ने, आप इसको डेवलप करिए, और वो डेवलप हो गया मतलब जो है मैटर। फिर मैंने सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और फिर उन्होंने कहा अब अपन पीसी करते हैं। मॉर्निंग टीम में हम आज बात कर रहे हैं भोपाल के सबसे सफल और लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक अरविंद सक्सेना जी से। अभी हम उनसे बात कर रहे थे उनके स्टार्टिंग के करियर के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। अब हम उनसे बात करेंगे कुछ अनकही बातें जो आज तक किसी ने नहीं जानी होंगी, ना जो किसी को पता होंगी। सर, पुलिस की नौकरी एक बहुत टफ जॉब होती है, सभी जानते हैं। इस संघर्ष में, जिस संघर्ष से आपने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की, कहाँ कहाँ जॉब की, उसके बीच परिवार कहीं आपका बहुत सफ़र का। तो अच्छा सर, सबसे पहले बताइए आपकी शादी कैसे, लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई? नहीं, मेरी सेटल मैरिज है, हमारी अरेंज मैरिज है। और पूरे जो सामाजिक रीति रिवाज है उसी ढंग से पूरी हुई है। मैम क्या करती हैं? ये हाउस वाइफ है, हमारी वाइफ है। और परिवार में फैमिली, बच्चे वगैरह? मेरी वाइफ है शिखा सक्सेना, और इसके अलावा जो मेरी डॉटर है उसने अभी 12th पास किया है, जानवी सक्सेना। और फिर छोटा मेरा सन है रोहिल सक्सेना जो अभी 10th में गया है 9th पास करके। कभी आपने सोचा कि आपके, जैसे आपने अपने फादर का ड्रीम पूरा किया है, आपकी बेटी या आपका बेटा भी कोई IAS ऑफिसर बने या UPSC के एग्ज़ाम क्रैक करा, कलेक्टर बने, एसपी बने, कुछ इस तरह का ड्रीम देखा है? देखिए, इस मामले में थोड़ा मैं लिबरल हूँ। मेरा ये कहना है कि जैसे 3 इडियट्स वाला कंसेप्ट मेरे दिमाग में है और मैं थोड़ा सा उसको सपोर्ट करता हूँ कि जो बच्चा जिस विधा में या जिस प्रोफेशन में वो निपुण हो और उसको ज्वाइन करना चाहता हो, तो उसमें उसके जो इंक्लिनेशन या झुकाव के अनुरूप उसको जाने दिया जाए। तो जैसे अभी मेरी बेटी ने कुछ लॉ कॉलेज में एंट्रेंस के टेस्ट दिए हैं, उसमें क्वालिफाई किया है, तो उसके लिए वो जो प्रयासरत है ना क्लैट देने के बाद, और सिम्बायोसिस का क्वालिफाई कर लिया, उसके लिए भी इंटरव्यूज़ आए हैं। तो मेरा ये कहना है तुम लॉ प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहती हो तो बिल्कुल करो। उसका कहना है कि मैं जो बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन रहती हैं, कंपनीज रहती हैं, उसमें जो आजकल लॉ एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, लीगल एडवाइज़र रहते हैं, तो उसके रूप में मतलब मैं फंक्शन करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल करिए। जो लड़का है उसका झुकाव है कि वो IIT की तरफ में खाते हुए हैं, नहीं तो मैंने कहा तुम अगर जाना चाहते हो तो तैयारी करो। तो वो भी अभी से मतलब कोर्स वगैरह जो कोचिंग क्लासेस वगैरह में है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, और वो प्रयासरत है यानी कि IIT के लिए एक अच्छा बैकग्राउंड और अच्छा एक फंडामेंटल्स जो हैं आपके क्लियर होना बहुत आवश्यक है। तो वो पिछले 2 सालों से प्रयासरत है उस दिशा में, और उसका ये कहना है कि मैं इसको क्रैक करूँगा। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, IIT या उसके कोई एसोसिएट कॉलेज में अगर आप आते हो तो बिल्कुल जाइए। मैंने अपनी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखे कि तुम IAS बनो या IPS बनो। अगर उनको टेक्नोक्रेट बनने में लड़के को इंटरेस्ट है, इसको जो है लॉ फील्ड अच्छी लगी जो बच्ची को, तो मैंने कहा वहाँ आप जाओ। पुलिस की नौकरी जिस तरह की राउंड द क्लॉक नौकरी होती है, 24 घंटे की नौकरी होती है, वो भोपाल ख़ासतौर से आपकी ज़्यादातर नौकरी भोपाल में रही है। भोपाल तो एक ऐसे इलाका है यहाँ पर आपको, यहाँ पर अधिकारी रहते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन रहते हैं, CM रहते हैं, तो आपको
24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है, पूरे तरह से पूरी नौकरी आपकी, मतलब घर पूरी तरह से अलग हो जाता है। तो ऐसे परिवार को किस तरह से आप समय देते होंगे, किस तरह हाँ, से ये परिवार आपने मैनेज बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी शादी 6 दिसंबर के दिन हुई और ये हुई 6 दिसंबर सन 1994 में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 6 दिसंबर 92 में एक घटना घटित हुई थी, तो उसके बाद से 6 दिसंबर के दिन थोड़ा सा अलर्ट रखा जाता है। तो नेचुरली मैं 90 में कैरियर में आया था, तो मैं आपको बहुत फ्रेंकली बता रहा हूँ कि कम से कम 94 से लेकर 2000 तक मैंने 6 दिसंबर के दिन अपनी मैरिज एनिवर्सरी कभी सेलिब्रेट नहीं की। मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्तमान पीढ़ी जो है वो थोड़ा सा बोल्ड हो चुकी है। मैंने देखा कई बार मेरे कोई थाना प्रभारी या कोई अधीनस्थ वो बताते सर आज मेरी एनिवर्सरी है, मुझे आज 6 घंटे की रात को परमिशन दीजिए। पर 6 दिसंबर के दिन जब मैं हमेशा बहुत सेंसिटिव और मेरा कुछ ऐसी पोस्टिंग का ट्रेंड ही रहा कि मैं कम्युनली सेंसिटिव इलाकों में पदस्थ हुआ, मैंने किसी अपने एडिशनल एसपी से या एसपी से फिर अब और वरिष्ठ अधिकारियों से ये मतलब मेरे को पूछने की मतलब जो है ये दुस्साहस नहीं होता था, या मैं इसको पहला वो मानता था कि मैं किस मुंह से जब आज 6 दिसंबर में इतना डिप्लॉयमेंट है इनको बोलूँ कि साहब मुझे 3 घंटे की परमिशन दे दीजिए। तो पहले 6 साल तो हम लोगों ने ये जो है मेरी एनिवर्सरी नहीं मनाई। और मैं और बता दूँ आपको बहुत क्लियर कट कि जो मेरी वाइफ हैं वो जुडिशियल बैकग्राउंड की हैं, फादर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रहे, सेट के जो है वाइस चेयरमैन वगैरह रहे। तो नेचुरली इन लोगों का जो लाइफ पैटर्न रहता है तो वो बड़ा सेट रहता है, उसमें ऐसे एब्रप्ट ड्यूटीज़ नहीं लगती और एक टाइम पैटर्न सेट है ऑफिस का। और जो फैमिलीज़ भी रहती हैं नेचुरली उसमें ढल चुकी रहती हैं। जब मुझसे शादी होकर ही आई और जब ये इस प्रकार का देखा तो निश्चित रूप से 2-3 साल तक इनको भी लगा, यानी कि ये तो बड़ा अलग पैटर्न है इनका लाइफ का। लेकिन मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी में भी जब मैं उनको कहीं नहीं ले जा पाया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है 95 में मैं जीवाजीगंज CSP था जहाँ 92 में दंगे हुए थे। तो स्थिति में मैं 6 दिसंबर 95 को अपने SP को नहीं बोल सकता था कि साहब मेरी मैरिज एनिवर्सरी है आप छोड़ दीजिए, जब महाआरतियाँ हो रही हो शहर में सब हो रहा हो। मैंने उनसे बिल्कुल किसी अधिकारी को नहीं ये लीक होने दिया और अपने काम में लगा रहा और इनको भी बताया। और फिर उसको मैंने कहा आप 7 दिसंबर को तुम्हें डिनर कराएंगे चल के, और फिर 7 दिसंबर को डिनर कराया। तो वो 6 दिसंबर नॉर्मली 7 दिसंबर में कन्वर्ट हो गया है मैरिज एनिवर्सरी के रूप में। और अभी भी मैं बता दूं, अभी 6 दिसंबर को यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स ऐसे थे यानी जिसमें काफ़ी विजिलेंस रखनी पड़ी थी। तो गढ़िया जी का भी आगमन था उस दिन। तो मैंने अपने DI साहब को, जो मेरे साथी थे उस दिन बिल्कुल, क्योंकि वो भी फील्ड में बहुत विजिलेंट रहते हैं, उनको भी मैंने ये सब चीज़ें लीक नहीं होने दी। और मैंने जब तक वो प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो गया, लोग डिस्पर्स नहीं हो गए, तब तक उसको बिल्कुल आउट नहीं किया और मैं आराम से लौटा। तो वाइफ ने मुस्कुराते यही बोला कि कल ही मनाना है, मेरे को मालूम है, मैं तो शुरू से करती आ रही हूँ और ये काम ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो मैं निश्चित रूप से ये मानता हूँ यानी कि कोई भी पुलिस अफसर जो बहुत अधिक समय दे सके अपने परिवार को और बहुत ट्रैंक्विल माइंड से, मतलब ठंडे दिमाग से, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसको उसकी वाइफ की तरफ से पूरा सपोर्ट मिले। इवन मैं अब बताना चाहूँगा कि जो मेरे बच्चे हैं, जैसे मैंने बताया कि लड़की अब एडल्ट हो चुकी हैं और 10th में आ चुका है लड़का, तो वो भी बहुत मतलब जो अलर्ट है और सारे राइट्स जानता है। लेकिन फिर वो यही बोलते हैं कि पापा अब जैसे अब आपकी ड्यूटी का ट्रेंड ऐसा है, हम लोगों को जाना है। अब मेरे लड़के ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और लड़की ने, हम मम्मी को ले जाते हैं और हम लोग तीनों हो आएंगे। बोले आप जाओ, मतलब VIP लोग आए हैं, निश्चित रूप से आपको इनको अटेंड करना है, हम सब ने पहले से टिकट बुक करा लिए हैं, तो हम लोग तीनों आएंगे और आप जाइए, मतलब जो है। फैमिली के सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं। तो सर कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपकी कामयाबी में मैम का कितना हाथ है? मैम का काफ़ी हाथ है। जैसे मैंने कि बताया कि वो जो इनिशियल बैकग्राउंड था उनका, उससे जो उन्होंने ट्रांजिशन किया और एडजस्टमेंट किया, जो मेरा प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ लाइफ है सर, तो उसमें निश्चित रूप से उन्होंने, क्योंकि जो पहले इनका भी नेचर था शुरू के 2-3 साल में, तो वो काफ़ी परेशान हो जाती थी और रेटल्ड हो जाती थी। कई बार ये रहा, जैसे मैंने इनको बताया कि चलो आज मतलब थोड़ा सा ऑफ टाइप का एक पिक्चर दिन में चलेंगे। अब इतने में पता लगा कि कोई पॉलिटिकल एजिटेशन शुरू हो गया है, तो मैंने तत्काल बताया कि मैं नहीं जा पाऊँगा। उस समय तो बच्चे भी नहीं थे, तो अब जो है तुम थोड़ा सा वेट कर लो, या बच्चे थे भी तो बहुत छोटे ही थी, यानी जो बेबी थी जो बड़ी है। तो इन्होंने कहा ठीक है कैंसिल करते हैं, अब देखेंगे जब दिन फ्री हो गए तब करेंगे। लेकिन फिर जब निश्चित रूप से शुरू के 2-3 साल में जब आता था तो मूड तो खड़ा रहता था। तो फिर
कंसोल करता था, मनाता था यानी। और हर पति पत्नी में झगड़े होते हैं और जहाँ झगड़ा नहीं है वो प्यार नहीं होता। मैम नाराज़ होती हैं तो किस तरह से लोग कभी फूल दे के मनाते हैं, कभी लॉन्ग ड्राइव पे ले जाके मनाते हैं, या कभी पिक्चर देखा आके मनाते हैं, या कभी शॉपिंग करा के मनाते हैं। आप मैम जब नाराज़ होती हैं तो किस तरह से मनाते हैं? इनको मैं एक लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता हूँ और मतलब जो है मैं ड्राइव हर प्रकार के व्हीकल कर लेता हूँ खुद यानी। और फिर उसमें कुछ ऐसे रोड पे ही मतलब लॉन्ग ड्राइव करता हूँ जो थोड़ी सी आइसोलेट हो और ट्रैफिक ना हो, क्योंकि उसमें बात करनी पड़ती है फिर आपको। और फिर उसमें जो है नेचुरली सब पैचअप हो जाता है। और अब इतना समय हो गया, अब तो 50 को टच कर रहा हूँ और वो भी 44 की हो गई हैं। उनने आत्मसात कर लिया। अब मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि अभी भी उनका यही रहता है ना कि टाइम पर आप खाना खा के निकल जाओ सवेरे 10 साढ़े 10 बजे, और जब ऑफिस से एक बार लौटते तो 8 बजे खाना भी ठीक टाइम पे खा लो। और उसके बाद जो है हमारे घर के 2 दरवाजे हैं, तो उनका ये कहना था कि एक जो दरवाज़ा है वो मैं अंदर से मतलब मेरे उसमें है पूरा, उसमें सेकंड जो है साइड वाला उसकी चाबी रख लो, जब अपने प्रोफेशन से निपट जाओगे तो वहाँ से खोल कर आ जाना और मतलब जो है आराम कर लेना अपना जो है। ज़बरदस्त कोऑपरेशन मिला है आपका मैम को। कई बार ऐसा होता है कि आपको मुश्किल है, टाइम मिलना निकल नहीं पाता भोपाल की। अगर फुर्सत के लम्हे मिलते हैं तो कहाँ घूमने जाते हैं, किस तरह की? देखिए, मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा जो रहती है वो रहती है कि किसी होटल में जाके खाना खाना, उसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। या सेकंड किसी ऊंचे स्थान पर जिस मनोभान की टेकरी जो है वो मुझे बहुत पसंद है। वैसे ही जो अपना बड़ी लेक है उसका जो अंसल अपार्टमेंट से लगा हुआ जो इलाका है वो वाली पट्टी पे NHDC का जो गेस्ट हाउस है, उस पट्टी पे घूम के जब रात को आप झील को निहारो और शहर की रोशनी को निहारो तो बड़ा सुकून मिलता है। तो उस समय मतलब जो है कभी कभार हम लोग निकल जाते हैं और दिमागी रूप से थोड़ा सा आराम महसूस करते हैं। और क्या क्या शौक हैं इसके अलावा? ये तो पुलिस की तो आप जॉब हो गई, सबकी कुछ ना कुछ पैशंस होता है, कुछ शौक होते हैं, तो किस तरह का? शौक मेरे में रहे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि, और चूँकि आप लोग मेरे अगेंस्ट खेले हैं ने, अभी भी क्या होता है कि जो वर्तमान क्रिकेट टीम बनती है तो उसमें मैं स्वयं ही नहीं जाता यानी, क्योंकि अब 50 का हो चुका हूँ मैंने। अब बहुत से अभी वर्तमान लोगों को ये नहीं मालूम है कि जो मैं खेला करता था जब एज ए CSP और एडिशनल SP, तो आउट करना हम लोगों को बहुत मुश्किल मुझे आउट करना ही बहुत मुश्किल होता था। और मैं सबसे अधिक विकेट राम कुमार तिवारी और अपना जो ब्रजेश चौक से और गुरेंद्र अग्नोत्री जी वगैरह, और इसके अलावा जो ये सभी मुझे राकेश अग्नोत्री जी ये बोलते थे कि अरविंद सक्सेना का बॉलिंग मत दो यानी। तो वो दिन थे। और लेकिन अभी SP नॉर्थ के रूप में आया है नहीं, तो मैंने मतलब जो है फिर केवल एक अभी IPS एसोसिएशन का मैच हुआ था यानी, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट किया था, तो फिर किसी में पार्टिसिपेट, लेकिन क्रिकेट मेरी काफ़ी हॉबी रही। और हॉकी में मैं कॉलेज लेवल पे खेला था, मैं अच्छा सेंटर हाफ हुआ करता था और जबलपुर यूनिवर्सिटी में भी मतलब जो इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से चुना गया था अपने। तो क्रिकेट और हॉकी मेरा जो है बहुत ज़बरदस्त शौक रहा, जिसमें हॉकी को मैं नंबर 1 रखता हूँ। वो वास्तव में बड़े हाई फिटनेस का गेम है और कम खर्च में एक बहुत अच्छा गेम है जो इसको बोलते हैं कम्युनिटी रूप से खेले जाने वाला। और मैं जब हम लोग जबलपुर में थे तो वहाँ पर मतलब हमारी बड़ी तगड़ी टीम हुआ करती थी, उसका फ़ायदा भी मुझे मिला, जैसा कि मैं आप बता रहा हूँ। हॉबी में मैंने बताया कि जो थोड़ा सा जो गार्डनिंग है उस एस्पेक्ट पे भी मैं थोड़ा सा मतलब जो है ध्यान देता हूँ मैंने, कि जैसे कोई एक पौधा मुरझाता हुआ दिखता है तो मुझे थोड़ी सी वेदना होती है। ऐसी जो पशुओं के प्रति भी, उसके प्रति भी मेरे को थोड़ा सा मतलब जो है एक लगाव रहा है। कभी जैसे मैं देखता हूँ कि कोई मतलब जो दर्द में मतलब जो है कर आ रही है, चाहे वो कोई गाय हो या कोई अन्य पशु हो, तो मैं निश्चित रूप से मतलब लोगों को कई बार मैं फ़ोन लगा के एडवाइस करता हूँ यार कि इसको किसी माध्यम से वेटनरी अस्पताल पहुँचाओ या नहीं। ये ऐसे लोग हैं जो जमा से अपना दर्द बयान नहीं कर सकते। अपने को दांत में दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है, चिल्ला उठते हैं अपन। कई बार वो भी पशु जो है उतनी पीड़ा को फील करते रहता है, लेकिन अपन उसके प्रति बड़ा एक प्रकार से ये जानकारी अपन हासिल नहीं कर पाते और उसको अवॉइड करके निकल जाते हैं। मैं ऐसे कई स्थानों पर रुकता हूँ और कोशिश करता हूँ यानी कि वो किसी वेटनरी अस्पताल में चला जाए किसी, और मतलब जो है किसी प्रकार से उसको कुछ इलाज मिल जाए यानी। तो थोड़ा सा जो अपना पेड़ पौधों के प्रति और जो पशुओं के प्रति, इनके भी मतलब एक प्रकार से वेलफेयर की, इसकी मतलब जो है मुझे थोड़ी सी फिक्र रहती है।
और मैं इस पे ध्यान देता हूँ। आप सॉफ्ट हार्टेड हैं, ये तो पूरी भोपाल जान रही है, ये तो आपकी लोकप्रियता बताती है और आपकी सॉफ्टनेस आपकी वर्किंग में साफ झलकती है। आखिरी सवाल सर, जो नए पुलिस में लोग भर्ती हो रहे हैं, नए पुलिस अधिकारी आ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि वो भी उस वे पे वर्क करें जो जिस तरह की लोकप्रियता आपने हासिल की है, जिस तरह की कामयाबी आपने हासिल की है, वो भी उस कामयाबी को हासिल करें? देखिए, आज जो मैं देख रहा हूँ, जो नए एकदम से भर्ती हो के चाहे कांस्टेबल आए हों, चाहे सब इंस्पेक्टर लेवल पे आए हों, चाहे और उससे ऊपर अधिकारी आए हों अलग अलग लेवल से, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मैंने देखा कि एक अपनी विभाग में साख बनाना, एक अपना बेस बनाना, तो उसकी मैंने कमी देखी। वो अभी से जो है वर्दी के रौब में या वर्दी के गर्व में अच्छा व्यवहार करना भूल जाते हैं, लोगों को रिस्पॉन्स करना भूल जाते हैं। अरे ये वर्दी काहे के लिए मिली है? इन्हीं लोगों के लिए मिली है कि इनकी समस्याएं दूर करो आप। इन पे रौब दिखाने के लिए नहीं है आपकी वर्दी। रौब दिखाइए, उन 1% लोगों को क्रश करिए आप, जो समाज के लिए पूरा नासुर बन चुके हैं। मैंने भी जो है बहुत से मतलब NSA, जिला बदल बहुत खुल के करवाए। बहुत से ऐसे क्रिमिनल रहे जिनके लिए मतलब कुछ ऐसे मतलब एग्जाम्पल पेश किए ताकि वो आगे क्राइम करने में हिचके, यानी कि बहुत सामाजिक अपमान होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों की संख्या हार्डली 1% है। 1% लोगों को डोमिनेट करने के एटीट्यूड से अगर आप 99% को उनसे दूरी बना लेंगे, उनको वर्दी का रौब दिखाएंगे, उनसे ख़राब भाषा में बात करेंगे, तो आप सफल नहीं हो सकते। आपको जनता को लेकर चलना पड़ेगा। और मैं आपको और एक बात बता दूं, अगर 99% लोग आपके पीछे आ जाते हैं और वो खुल के अच्छी गतिविधियों में सपोर्ट करने लगते हैं, तो वो 1% लोगों को भी लगता है कि अब उनका ऑरा नहीं रह गया, तो वो 1% लोग भी मिक्स होना चाहते हैं कि चलो ये जो गतिविधियाँ 99% के साथ मिलकर पुलिस कर रही है, अब हम भी अच्छा बन के करें। तो कई बार वो और अच्छे विचारों के साथ आगे आ जाते हैं अपने को सही सिद्ध करने के लिए। तो मेरा बहुत स्पष्ट सभी को ये कहना है, यानी कि हर पीड़ित को, चाहे वो रौबदार किसी व्यक्तित्व से संबंधित रखता हो या किसी प्रभावशाली वर्ग से संबंधित रखता हो, चाहे वो एक ऐसे वर्ग से संबंधित रखता है जहाँ उसका कोई धनी धोरी नहीं है, वो आपको ही भगवान मान के आया हो या आप ही को एक सब करता धरता मान के आया हो, दोनों को बराबर वेटेज देना चाहिए। बिल्कुल, वर्दी का रोब क्रिमिनल्स को दिखाया जाना चाहिए, वर्दी का रोब उन 1% लोगों को दिखाया जाना चाहिए जो पुलिस के अगेंस्ट हैं। वर्दी का रोब आम जनता पर नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली अरविंद सक्सेना जी ने। आज का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए स्टेट न्यूज़। नमस्कार।